हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट चैप्टर है विभिन्न प्रकार के मापन यंत्र। इसमें पहला टॉपिक है कोण का मापन। जैसा कि आप जानते हैं, कोण का मापन दो रेखाओं के संदर्भ में किया जाता है। कोण को डिग्री, मिनट या सेकंड में मापा जाता है, परंतु एसआई मात्रक इसका रेडियन है। कोण मापन के लिए विभिन्न प्रकार के यंत्र प्रयुक्त होते हैं, जिसमें से इम्पॉर्टेंट नीचे ये दिए हुए हैं। इसमें पहला साइन बार, स्पिरिट लेवल, क्लिनोमीटर, कोण स्लिप गेज और वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर। आइए पहला पढ़ें। इसमें साइन बार मैंने आप लोगों को प्रैक्टिकल में भी कराया था, तो आप लोगों को अगर याद होगा तो कुछ अच्छा रहेगा। इसके द्वारा कोण को यथार्थतापूर्वक मापने, जांचने और कार्यखंड को किसी निश्चित कोण पर व्यवस्थित करने का कार्य किया जाता है। यह इस कठोरीकृत इस्पात का अवघर्षित किया हुआ एक आयताकार काट का छड़ होता है, जिसके दोनों सिरों पर नीचे की ओर समान व्यास के दो रोलर लगे होते हैं। दोनों रोलर के अक्ष एक दूसरे के समांतर होते हैं। इनकी ऊपरी सतह चपटी होती है। रोलर अक्ष में मध्य की दूरी के आधार पर साइन बार को दो ग्रेड ए और बी में विभक्त किया गया। ग्रेड ए की शुद्धता 0.01 मिलीमीटर प्रति मीटर तथा ग्रेड बी की शुद्धता 0.02 मिलीमीटर प्रति मीटर तक होती है। साइन बार का भार कम करने के लिए इसमें आर पार कुछ छिद्र बना दिए जाते हैं। सर्वाधिक प्रयुक्त होने वाले साइन बार का चित्र आगे दिखाया गया है। ये फिगर है, यहाँ से देखिए, बिल्कुल वैसा ही जैसा कि हमारे लैब में रखा हुआ है। ये दो रोलर लगे हुए हैं और दो रोलर के ऊपर एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक बना हुआ है। ये इसकी हाइट होती है। दोनों रोलर के सेंटर के बीच की डिस्टेंस L कहलाती है और इसका वेट कम करने के लिए इसके बीच में ये 3-4 कई छेद बने होते हैं। अब है साइन बार। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसका पहला अनुप्रयोग है कार्यखंड को दिए गए कोण पर अवस्थित करना। कार्यखंड को दिए गए कोण पर अवस्थित करने के लिए सरफेस प्लेट पर चित्र 6.2 की भांति इस प्रकार टिका दिया जाता है कि उसका एक रोलर सरफेस प्लेट पर तथा दूसरा ऊंचाई h के स्लिप गेज पर स्थिर रहे। ये स्लिप गेज मैंने आपको पहले भी बताया था, ये वही स्लिप गेज है। यदि प्रयुक्त स्लिप गेज की ऊंचाई h एवं दोनों रोलरों के बीच मध्य दूरी L है, तो साइन बीटा बराबर होगा h/L। हम जानते हैं साइन थीटा या साइन बीटा या साइन थीटा बराबर लंब बट्टे कर्ण। तो लंब है h और कर्ण है L, और यही टेपर कोण है। टेपर कोण ज्ञात होने पर इस सूत्र से h का मान ज्ञात करने के पश्चात कार्यखंड को उस कोण पर अवस्थित कर दिया जाता है। अधिक यथार्थपूर्वक मापने के लिए रोलर में दोनों सिरों को सरफेस प्लेट पर रखे स्लिप गेज पर स्थित 6.3 की भांति रख दिया जाता है। यदि स्लिप गेजों की ऊंचाई h1 तथा h2 हो, तब साइन बीटा बराबर होता है h2 - h1/L। नेक्स्ट अनुप्रयोग है इसका अज्ञात कोण का मापन। अज्ञात कोण का मापन करने के लिए कार्यखंड के अज्ञात कोण का अनुमान बेवल प्रोटेक्टर या किसी अन्य यंत्र से करने के पश्चात साइन बीटा बराबर h/L से स्लिप गेज की ऊंचाई ज्ञात करके चित्र 6.4 के अनुसार साइन बार में एक रोलर के नीचे लगा दी जाती है। साइन बार एक कोण प्लेट में कार्यखंड को इस प्रकार क्लैंप किया जाता है कि दूसरी झुकी सतह साइन बार के ऊपर रहे। इसमें कार्यखंड की ऊपरी सतह पर डायल गेज को चलाकर उसका विचलन ज्ञात कर लिया जाता है
तथा विचलन के अनुसार स्लिप गेज की ऊंचाई तब तक समायोजित की जाती है जब तक कि डायल गेज का पाठ्यांक शून्य न हो जाए। यह स्थिति आने के बाद बीटा बराबर साइन इनवर्स h/l की सहायता से कोण का मान ज्ञात कर लेते हैं। ये फिगर बना हुआ देखिए, इसमें क्या है, साइन बार को लगा दिया गया है और उसके बाद फिर एक तरफ दो केस हो सकते हैं, या तो साइन बार के दोनों रोलर के नीचे स्लिप गेज लगाए जाएं या फिर एक पे। तो एक लगा दिया गया है, फिर उसके ऊपर कार्यखंड को पकड़ लिया गया है और उसके ऊपर डायल इंडिकेटर जो मैंने पढ़ाया था आपको, उसी डायल इंडिकेटर को लगाया जाता है और पूरा सरफेस देखा जाता है कि उसका सरफेस जो है हॉरिजॉन्टल हो गया है कि नहीं। जिस केस में हॉरिजॉन्टल हो जाता है उस केस में ये जो स्लिप गेज की हाइट है वो मेजर कर ली जाती है, जिससे कि हमारा एंगल प्राप्त हो जाता है। तीसरा मेथड है बड़े कार्यखंड का कोण ज्ञात करना। यदि कार्यखंड अधिक बड़ा हो तथा उसको साइन बार में ऊपर रखना संभव न हो तो साइन बार को कार्यखंड के ऊपर नीचे दिए गए चित्र के अनुसार रख दिया जाता है। इसमें क्या होता है, इसमें अब बड़ा कार्यखंड है तो इसमें हम इसके ऊपर साइन बार के ऊपर नहीं लगाते हैं, इसमें उल्टा करते हैं, कार्यखंड के ऊपर साइन बार लगाते हैं। उसके बाद वर्नियर हाइट गेज तथा डायल गेज की सहायता से दोनों रोलर के ऊपर डायल गेज के समान दाब पर वर्नियर ऊंचाई गेज का पाठ्यांक ज्ञात कर लेते हैं। दोनों वर्नियर गेज के पाठ्यांक के अंतर तथा रोलरों के मध्य की दूरी के अनुपात को अज्ञात कोण ही कहा जाता है। यह है इसका फिगर। ये चूँकि वर्कपीस बड़ा तो उसको नीचे रखा गया, उसके ऊपर उल्टा साइन बार लगा दिया गया, फिर दोनों तरफ से डायल गेज और वर्नियर हाइट गेज की सहायता से हम उसकी हाइट देख लेते हैं कितना कितना है। फिर इस फार्मूले साइन बीटा बराबर डेल्टा h/l से हम उसको अज्ञात कोण का मान निकाल लेते हैं। नेक्स्ट है साइन बार के लाभ या हानियाँ। स्लिप गेज को संभालना कठिन होता है। अधिकतम 45 डिग्री तक के कोण का मापन यथार्थतापूर्वक किया जा सकता है। साइन बार में छोटी त्रुटि भी कोण मापन में अत्यधिक विपरीत परिणाम दे सकती है। तापमान परिवर्तन से त्रुटि की संभावना होती है और साइन बार भारी होता है, अतः झुकाव कोण अधिक होने पर सारा भार एक ही रोलर पर केंद्रित हो जाता है। नेक्स्ट है स्पिरिट लेवल। स्पिरिट लेवल कोण मापन की सर्वाधिक प्रचलित तथा आसान विधि है। स्पिरिट लेवल एक समान आंतरिक व्यास की एक वक्राकार कांच की नली का बना होता है। कांच की नली कम श्यानता वाले द्रव से इस तरह भरी होती है कि उसमें वायु का सिर्फ एक बुलबुला बना शेष रह जाए। कांच की नली को एक धातु के ब्लॉक में इस प्रकार रखा जाता है कि ब्लॉक की निचली सतह के क्षैतिज होने पर हवा का बुलबुला नली के सर्वोच्च बिंदु अर्थात मध्य में केंद्रित हो जाता है। आप सभी लोग ने देखा ही होगा स्पिरिट लेवल क्या होता है। स्पिरिट लेवल के आधार में हल्का झुकाव होने पर वायु का बुलबुला एक तरफ विस्थापित हो जाता है। बुलबुले का विस्थापन स्पिरिट लेवल के आधार कोण के समानुपाती होता है। किसी स्पिरिट लेवल की सुग्राहिता वह कोणीय झुकाव है जो हवा के बुलबुले को कांच की नली पर अंकित पैमाने के एक भाग पर विस्थापित करता है। अतः स्पिरिट लेवल की सुग्राहिता बराबर झुकाव कोण सेकेंड में बटे नली के एक भाग की लंबाई। लेवल की सुग्राहिता बढ़ाने के लिए नली के वक्र की त्रिज्या बढ़ा दी जाती है और माप में यथार्थता अधिक करने के लिए नली के आंतरिक अनुप्रस्थ काट को बढ़ा दिया जाता है तथा हवा के बुलबुले की लंबाई बढ़ा दी जाती है, जिससे बुलबुले के विस्थापन की गति बढ़ जाती है। यदि स्पिरिट लेवल के कांच की नली की त्रिज्या R तथा पैमाने पर एक भाग की लंबाई
स्मॉल एल हो तब स्पिरिट लेवल का झुकाव कोण थीटा बराबर L/R। जानते हैं कोण बराबर 4/त्रिज्या। किसी तिरछी सतह के झुकाव को मापने के लिए स्पिरिट लेवल को सतह पर रखकर बुलबुले के विस्थापन का पाठ्यांक ज्ञात कर उपरोक्त सूत्र की सहायता से कोण का मान ज्ञात हो जाता है। प्रायः स्पिरिट लेवल के पैमाने पर 2.5 मिलीमीटर के अंतर पर निशान बने होते हैं तथा यह चाप 10 सेकंड झुकाव को प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट है क्लिनोमीटर। यह कोण मापन यंत्र स्पिरिट लेवल तथा पेंडुलम के सिद्धांत का प्रयोग करता है। स्पिरिट लेवल क्लिनोमीटर में घूर्णन टरेट पर एक स्पिरिट लेवल लगा होता है। टरेट का घूर्णन कोण क्षैतिज तल के सापेक्ष गोल पैमाने पर त्रिकोणमितीय विधि द्वारा मापा जाता है। क्लिनोमीटर निम्न प्रकार के होते हैं: वर्नियर क्लिनोमीटर, माइक्रोमीटर क्लिनोमीटर, डायल क्लिनोमीटर, पेंडुलम क्लिनोमीटर और प्रकाशीय क्लिनोमीटर। सबसे अधिक जिसका प्रयोग किया होता है वो है हिल्गर एवं वाट्स क्लिनोमीटर। चित्र के अनुसार घूर्णन टरेट एक हाउसिंग में स्थित होता है। एक घूर्णन जो गोल वाला है वो अंदर से रोटेट कर सकता है जैसे जैसे सरफेस इंक्लाइंड होती है, और उसके अकॉर्डिंग हम उनको स्पिरिट लेवल से मालूम चल जाता है कि क्या है। हाउसिंग का निचला फलक परिष्कृत होता है तथा यह क्लिनोमीटर का आधार होता है। इसका वृत्तीय पैमाना 0 से 360 डिग्री तक 10 डिग्री के अंतराल में विभाजित रहता है। प्रकाशीय माइक्रोमीटर के द्वारा प्रयोग 10 डिग्री के उपभागों को भी मापा जा सकता है तथा वार्म एवं क्वाड्रेंट व्यवस्था द्वारा 1 मिनट शुद्धता तक मापन किया जा सकता है। इसका प्रयोग किसी कार्यखंड की दो आसन्न फलकों के बीच के कोण को मापने के लिए किया जाता है। इस यंत्र द्वारा कोण मापने के लिए यंत्र को आधार की एक फलक पर रखकर घूर्णन टरेट को इस प्रकार समायोजित किया जाता है कि उस पर लगे स्पिरिट लेवल का बुलबुला शून्य की सीध में आ जाए। वृत्तीय पैमाने द्वारा घूर्णन कोण का पाठ्यांक प्राप्त हो जाता है। इसके पश्चात यंत्र को आधार की दूसरी फलक पर रखकर घूर्णन कोण का पाठ्यांक ले लिया जाता है। इन दोनों पाठ्यांक का अंतर दोनों आसन्न फलकों के मध्य में कोण को प्रदर्शित करता है। क्लिनोमीटर का प्रयोग बड़े कर्तन औजारों, कोणीय सतह तथा मिलिंग कटर के रिलीफ कोण आदि के मापने में होता है। नेक्स्ट है कोण एंगल स्लिप गेज। एंगल स्लिप गेज को कोण मापी या कोण गेज भी कहा जाता है। इसका आविष्कार डॉक्टर टॉमिल्सन ने किया था। यह 75 मिलीमीटर लंबाई तथा 40 मिलीमीटर चौड़ाई के कठोर इस्पात के बने ब्लॉक होते हैं। इनकी कार्यकारी सतह एक निश्चित कोण पर अवनत होती है। इनका सिद्धांत एवं कार्यविधि स्लिप गेज ब्लॉक जैसी होती है। स्लिप गेज की भांति कोण स्लिप गेज भी सेट के रूप में उपलब्ध होते हैं, जिससे विभिन्न कोणों के कई कोण स्लिप गेज होते हैं। इनके प्रयोग द्वारा वांछित कोण प्राप्त किया जाता है। स्लिप गेजों की भांति इनको भी संयोजन करने हेतु परस्पर रगड़ा जाता है। इनका संयोजन धनात्मक या ऋणात्मक दोनों प्रकार का हो सकता है, जैसा कि इस चित्र में दिखाया गया है। ये देखिए, ये क्या कहते हैं, कोण स्लिप गेज है। हर स्लिप गेज का एक कोण डिसाइड होता है, उस पर वो मार्क्ड होता है, जिससे कि हमें उसके बारे में मालूम चला जाता है कि वो कितने कोण का है। तो हमको जहाँ कोण मापना होता है तो हम वहाँ पे स्लिप गेज के जैसे ही इसको भी सेट करते हैं। जहाँ वो सेट हो जाता है फिर उस सारे स्लिप गेज के वैल्यूज़ को टोटल करके उसको जोड़ लेते हैं और मालूम चल जाता है कि हमें कितना कोण है। कोण स्लिप गेज के भी दो सेट हुए, ए सेट और बी सेट, जिसमें से ए सेट में 13 कोण गेज
एक वर्गाकार ब्लॉक सम्मिलित होता है, जबकि बी सेट में सिर्फ 12 कोण गेज होते हैं। अनुप्रयोग। कोण स्लिप गेज का प्रयोग कोण के शीघ्र मापन के लिए किया जाता है। 90 डिग्री से छोटे कोण स्लिप गेज के संयोजन द्वारा सीधे ही माप लिया जाता है, परंतु जब दो सतहों के बीच 90 डिग्री से अधिक होता है तब कोण स्लिप गेज के साथ सूक्ष्म वर्ग का प्रयोग किया जाता है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। नेक्स्ट है वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर। ये भी हमारे यहाँ लैब में है और हो सकता है शायद कभी उन्हें दिखाया भी हो। कोण मापने के लिए प्रयुक्त होने वाला यह सर्वाधिक सरल यंत्र है। इसका अल्पतमांक 5 मिनट होता है। इसके द्वारा दो फलकों के मध्य का कोण मापा जाता है। यह वर्नियर के सिद्धांत पर कार्य करता है। चित्र के अनुसार इसमें 2 ब्लेड लगे होते हैं। आइए मैं चित्र दिखा दूँ थोड़ा सा। ये है, देखिए ये वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर है। इसमें दो प्लेटें बनी हैं या 2 रॉड है। एक ब्लेड ये सीधी वाली दिख रही है और एक जो उधर झुकी हुई है, और इसी पर ये टरेट या घूर्णी टेबल लगा होता है जो कि एंगल को शो करता है। चित्र के अनुसार इसमें 2 ब्लेड लगे होते हैं जिसमें एक ब्लेड स्थिर तथा दूसरा घूर्णी या गतिशील होता है। इन ब्लेडों को उन फलकों पर लगाया जाता है जिनके बीच कोण का मापना करना होता है। इस यंत्र के मुख्य भाग में एक वृत्ताकार पैमाना लगा होता है जिसको वर्नियर पैमाना कहा जाता है। मुख्य भाग पर बने मुख्य पैमाने पर वर्नियर पैमाना घूमने के लिए स्वतंत्र होता है। इस यंत्र का आधार समतल होता है तथा जिसके कारण कार्यखंड की सतह पर सरलतापूर्वक बैठ सकता है। प्रोटेक्टर में लगे ब्लेड की पूरी लंबाई में आगे पीछे खिसकाया जा सकता है तथा ब्लेड के सिरे 45 डिग्री तथा 60 डिग्री के कोण पर कटे रहते हैं। इस यंत्र द्वारा 90 डिग्री से छोटे कोण को भी मापा जा सकता है। वर्नियर पैमाने पर लगा लेंस पाठ्यांक लेने में सहायता होता है और इसका अल्पतमांक 5 मिनट होता है। नेक्स्ट हेडिंग है चूड़ी का मापन। आप जानते हैं कि यांत्रिक अभियांत्रिकी में या इंडस्ट्री में चूड़ियों का बहुत ही ज़्यादा प्रयोग होता है। तो इनका प्रयोग मुख्य रूप से 2 अंगों को अस्थायी रूप से जोड़ने, शक्ति पारित करने तथा रेखीय गति के पारेषण में होता है। 2 चूड़ीदार भागों को जोड़कर एक चूड़ीदार इकाई का निर्माण होता है जिसके एक भाग पर बाह्य चूड़ियाँ तथा दूसरे भाग पर अंतः चूड़ियाँ बनी होती हैं। उपरोक्त दोनों प्रकार की चूड़ियों के मापन के लिए चूड़ियों के निम्नलिखित अवयवों का मापन किया जाता है। और इस चूड़ी के अवयव के बारे में आपने पिछले साल पढ़ा होगा। वही चीज़ें हैं दीर्घ व्यास, लघु व्यास, चूड़ी पिच, पिच व्यास, चूड़ी का आकार तथा चूड़ी कोण। तो अब है पहला हेडिंग इसमें दीर्घ व्यास का मापन कैसे करते हैं। बाह्य चूड़ी के दीर्घ व्यास का मापन। बाह्य चूड़ी के दीर्घ व्यास का यथार्थपूर्वक मापन करने के लिए बेंच माइक्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है जो कि नीचे फिगर में दिया हुआ है। चित्र के अनुसार बेंच माइक्रोमीटर में बक्से के आकार का आधार होता है जिस पर 2 मापन निहाइयाँ लगी होती हैं। एक निहाई के सिरे पर माइक्रोमीटर शीर्ष होता है जो 0.0002 मिलीमीटर तक का मापन कर सकता है, जबकि दूसरी निहाई पर एक सूचक से संलग्न रहता है। सूचक द्वारा दाब की मात्रा देखी जाती है जिससे सभी मापों के लिए दाब एक प्रकार का लगा रहे। यह यंत्र तुलनित्र की भांति प्रयुक्त होता है। इसमें सर्वप्रथम एक मानक सेटिंग सिलेंडर का प्रयोग किया जाता है जिससे यह ज्ञात कर लिया जाता है कि
निहाई पर दाब समान रहे। सर्वप्रथम मानक सिलेंडर द्वारा निहाई पर समायोजित कर माइक्रोमीटर द्वारा पाठ्यांक ले लिया जाता है। पुनः सिलेंडर के स्थान पर कार्यखंड को लगाकर माइक्रोमीटर का पाठ्यांक भी ले लिया जाता है। यदि एच डी बराबर सिलेंडर का व्यास, आर एस बराबर सेटिंग सिलेंडर की माइक्रोमीटर रीडिंग और आर टी बराबर चूड़ियों द्वारा माइक्रोमीटर रीडिंग है, तब वाय चूड़ी का दीर्घ व्यास बराबर होगा एच डी इंटू आर एस माइनस आर टी। अगर ये वैल्यू पॉजिटिव आती है तो इसका मतलब आर टी बड़ा है आर एस से, और अगर ऋणात्मक है तो आर टी बड़ा है आर एस से, सॉरी छोटा है, मतलब मिसप्रिंट है। फिर है अंतः चूड़ी के दीर्घ व्यास का मापन। अंतः चूड़ी के दीर्घ व्यास के मापन के लिए अंतः चूड़ी की ढलाई प्लास्टर ऑफ पेरिस, वैक्स या सल्फर द्वारा की जाती है। इसके बाद चूड़ी के मध्य कास्टिंग पदार्थ चूड़ी से कम गहराई तक रख कर ढलाई को किसी रेखीय मापन यंत्र द्वारा माप लेते हैं। फिर है लघु व्यास का मापन। वाय चूड़ी के लघु व्यास का मापन। इसके लिए व्यास मापी मशीन या डायमीटर मेजरिंग मशीन का प्रयोग किया जाता है। इस मशीन के केंद्रों के मध्य चूड़ी मापे जाने वाले कार्यखंड को लगाकर केंद्र के अक्ष के लंबवत माइक्रोमीटर का वी वाल स्लाइड पर चलाया जाता है तथा पाठ्यांक प्राप्त कर लिया जाता है। इसके प्रयोग द्वारा 0.01 मिलीमीटर तक की माप शुद्धता तक मापी जा सकती है। ये है इसका फिगर। पहला फिगर है जिससे कि लघु व्यास को मापा जा रहा है। फिर है लघु व्यास का अंतः चूड़ी के लघु व्यास का मापन। अंतः चूड़ियों का लघु व्यास मापने के लिए उसमें टेपरित समांतरता यंत्र प्रयुक्त होता है। यह यंत्र प्रमुख रूप से छोटे कार्यखंड की चूड़ियों के मापन के लिए होता है। इस यंत्र को सरकाते हुए चूड़ी के अंदर तब तक प्रविष्ट किया जाता है जब तक कि इसका चूड़ी के लघु व्यास के साथ संपर्क नहीं हो जाता, जैसा कि चित्र बी में दिखाई दे रहा है। यंत्र के लघु व्यास के संपर्क में आ जाने के पश्चात यंत्र की मोटाई ज्ञात कर ली जाती है। यही लघु व्यास की माप होती है। नेक्स्ट है चूड़ी पिच का मान। उसमें पहला केस है वाह्य चूड़ी के पिच मापन। वाह्य चूड़ी का पिच मापन निम्न विधि से होता है। एक है टूल मेकर माइक्रोस्कोप विधि। इस विधि में टूल मेकर माइक्रोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। टूल मेकर माइक्रोस्कोप के बारे में मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। इस माइक्रोस्कोप में एक प्रक्षेपण पर्दा लगा होता है। कार्यखंड को माइक्रोस्कोप के केंद्रकों के मध्य समायोजित कर पर्दे पर प्रक्षेपित किया जाता है, जिससे पर्दे पर चूड़ी का स्पष्ट प्रतिबिंब बन जाता है। इसके पश्चात चूड़ी के अनुरूप मानक टेम्पलेट को घूर्णनशील ऑक्यूलर में लगाया जाता है। ऑक्यूलर को घुमाकर कार्यखंड की चूड़ी के प्रतिबिंब को टेम्पलेट के साथ संपाती करते हैं, जिससे कि एक माइक्रोमीटर का पाठ्यांक प्राप्त हो जाता है। इसके बाद माइक्रोमीटर पेंच की सहायता द्वारा चूड़ी को अनुदैर्ध्य दिशा में इस प्रकार घुमाया जाता है जब तक कि अगली चूड़ी का टेम्पलेट के प्रोफाइल के संपाती न हो जाए। अब पुनः माइक्रोमीटर का दूसरा पाठ्यांक लिया जाता है। माइक्रोमीटर के पहले तथा दूसरे पाठ्यांक का अंतर चूड़ी का पिच होता है। यह प्रक्रिया पेंच की प्रत्येक चूड़ी के लिए दोहराई जाती है, जिससे पिच की किसी भी त्रुटि को ज्ञात किया जा सकता है। दूसरा यंत्र है जीस पिच मापन यंत्र। आगे एक चित्र के अनुसार इस यंत्र में एक गोलाकार निहाई होती है जो स्थिर होती है और गाइड मार्ग पर किसी भी स्थिति में रखी जा सकती है। देख लेते हैं आइए पहले ये देखें। यह है जीस पिच मापन यंत्र। इसमें दो निहाई है, एक चल है एक स्थिर है।
स्थिर निहाई के सापेक्ष उसको आगे से चल वाले को चलाया जा सकता है। दोनों चूड़ियों में फंसा दिया जाता है जिससे कि उससे पिच का मापन मालूम चल जाता है। दूसरी जो निहाई होती है वो मूवेबल निहाई होती है का विस्थापन डायल के सूचक द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। दोनों निहाइयों का संपर्क कार्यखंड की चूड़ी के साथ इस प्रकार समायोजित किया जाता है कि वे चूड़ी के पिच रेखा पर ही रहें। निहाइयों के बीच की दूरी को विशेष माइक्रोमीटर, मानक चूड़ी प्लग गेज या स्लिप गेज ब्लॉक के द्वारा समायोजित किया जाता है। डायल के सूचक को शून्य पर स्थिर कर पिच का मापन ज्ञात कर लिया जाता है। नेक्स्ट है चूड़ी पिच मापन मशीन। नीचे चित्र में चूड़ी पिच मापन मशीन दिखाई गई है। इसके केंद्रकों के मध्य कार्यखंड को रख दिया जाता है तथा उपयुक्त आकार के स्टाइलिस को चूड़ी के संपर्क में लाया जाता है। उपयुक्त आकार का मतलब क्या होता है, उस स्टाइलिस में भी थोड़ी बहुत चूड़ियाँ कटी होती हैं 2 से 3, जिससे कि वो चूड़ियों में बैठ जाए। स्टाइलिस का विस्थापन डायल सूचक द्वारा प्रदर्शित किया जाता है जो एक चेल कैरेज पर लगा रहता है। माइक्रोमीटर द्वारा डायल सूचक को चूड़ी की अक्ष के समांतर विस्थापित किया जाता है। स्टाइलिस को चूड़ी के संपर्क में लाकर सूचक को शून्य पर स्थिर कर दिया जाता है। इसके पश्चात स्टाइलिस को माइक्रोमीटर की दूसरी चूड़ी में स्थिर कर पाठ्यांक प्राप्त किया जाता है जो पिच का मान होता है। फिर है अंतः चूड़ी का पिच मापन। क्योंकि आंतरिक चूड़ी है थोड़ा इसका टफ होता है, लेकिन ये एक यंत्र द्वारा आसान हो जाता है। अंतः चूड़ी के पिच की त्रुटि का मापन पिच मापन मशीन द्वारा किया जाता है। इस मशीन में एक एडाप्टर प्रयुक्त होता है जिससे एक छड़ को जोड़कर उसको आगे बढ़ा दिया जाता है। इस छड़ में एक स्टाइलिस लगा होता है। चित्र के अनुसार चूड़ी रिंग गेज को फेस प्लेट द्वारा हेड स्टॉक पर लगा दिया जाता है। उसके पश्चात माइक्रोमीटर द्वारा प्रत्येक चूड़ी के पिच की त्रुटि को ज्ञात कर लिया जाता है। पिच व्यास का मापन नेक्स्ट हेडिंग है। फिर से उसमें भी सब हेडिंग है, बाह्य चूड़ी का पिच मापन या पिच व्यास मापन। बाह्य चूड़ी के पिच व्यास या प्रभावी व्यास को मापने की निम्न विधियां हैं। पहला है चूड़ी माइक्रोमीटर विधि। यह विधि सर्वाधिक सरल तथा उपयोगी यंत्र है। इस चूड़ी माइक्रोमीटर साधारण माइक्रोमीटर जैसा ही होता है, परंतु इसके स्पिंडल का सिरा 60 डिग्री पर अवनत, नुकीला तथा घिसा हुआ होता है। माइक्रोमीटर की निहाई में 60 डिग्री का खांचा बना होता है जो कि चूड़ी पे जाके अच्छे से बैठ जाता है और इस निहाई को मापे जाने वाली चूड़ी के हेलिक्स कोण में समायोजित कर दिया जाता है। माइक्रोमीटर में स्पिंडल को निहाई से संपर्क कराकर सूचक को शून्य कर स्थिर कर दिया जाता है। चित्र के अनुसार चूड़ी के ऊपर माइक्रोमीटर को संयोजित कर पिच व्यास का पाठ्यांक प्राप्त कर लिया जाता है। नेक्स्ट है दो तार विधि। दो तार विधि बाह्य चूड़ी का पिच व्यास मापने के लिए दो तार विधि का बहुत प्रयोग किया जाता है। इस विधि में समान व्यास के दो तार या रोलर तथा बाह्य माइक्रोमीटर प्रयोग किए जाते हैं, जैसा कि हमें फिगर में दिख रहा है। तो चूड़ी क्या किया गया है, इसमें दो समान व्यास के रोलर को दो अलग अलग चूड़ियों में अंदर घुसा दिया जाता है और फिर बाह्य माइक्रोमीटर से उसकी दूरी माप ली जाती है। तार का व्यास इतना ज़्यादा होता है कि पिच रेखा पर ही समायोजित होता है ये। तो इस विधि में माइक्रोमीटर की सहायता से बेलनाकार मानक तथा दो तारों के ऊपरी सिरों के पाठ्यांक प्राप्त किए जाते हैं और फिर
इस फार्मूला पिच व्यास बराबर डी ई इक्वल टू एम टी माइनस 2D प्लस पी से फार्मूले से निकाल लिया जाता है, जहाँ डी क्या पिच व्यास है, डी टी तारों के नीचे का व्यास, एम टी चूड़ी तथा तारों की ऊपरी सतहों का व्यास, एम एस बेलनाकार मानकों तथा तारों के ऊपरी सिरों का पाठ्यांक और डी एस है बेलनाकार मानक का व्यास। फिर है व्यास मापी मशीन, ये फिगर बना हुआ है। दो तार विधि में प्रायः निहाई के समक्ष दोनों तारों को संरेखित करने में समस्या होती है। इस समस्या के समाधान के लिए व्यास मापी मशीन या फ्लोटिंग कैरेज माइक्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। जैसा कि फिगर में हमें दिख रहा है। आइए इसकी कार्यविधि देखें। इसकी कार्यविधि में क्या होता है, मशीन में एक आधार पर दो केंद्र स्थित होते हैं। इन केंद्रों के मध्य कार्यखंड को रखा जाता है। दोनों केंद्रकों के लंबवत एक वाहक होता है जिसमें दो स्लाइड लगे होते हैं। एक स्लाइड के सिरे पर माइक्रोमीटर थिम्बल तथा दूसरे स्लाइड पर स्थिर निहाई और एक सूचक लगा होता है। यह स्थिर निहाई स्प्रिंग भारित होती है और इसका शून्य पाठ्यांक सूचक पर अंकित होता है। वाहकों के दोनों स्लाइड के परस्पर लंबवत होने के कारण माइक्रोमीटर का अक्ष केंद्रकों के अक्ष के लंबवत होता है। कार्यखंड की लंबाई के अनुरूप दोनों केंद्रकों के मध्य की दूरी को समायोजित करने के पश्चात कार्यखंड को केंद्रकों के मध्य स्थापित कर दिया जाता है। इसके बाद ऊपरी स्लाइड के द्वारा सूचक को शून्य बिंदु पर स्थापित कर दिया जाता है। निचला स्लाइड कार्यखंड के समांतर जबकि ऊपरी स्लाइड अक्ष के लंबवत सरकता है। इस स्थिति में थिम्बल शीर्ष पर पाठ्यांक प्राप्त कर लिया जाता है और सूचक तथा माइक्रोमीटर की अक्ष एक ही होनी चाहिए तथा दोनों केंद्रकों के लंबवत होती है। माइक्रोमीटर वाहक के ऊपर दो आलम्ब स्थित होते हैं जिनका कार्य प्रयुक्त होने वाले तारों को सहारना होता है। ऊपरी स्लाइड पर लगी गेंदों पर स्वतंत्र रूप से गति करती है, परिणाम स्वरूप माइक्रोमीटर का पाठ्यांक लेने में सुविधा होती है। फिर है तीन तार विधि। इस विधि में पिच व्यास के मापन में तीन तार या तीन बेलनाकार रोलर प्रयुक्त होते हैं। इस कारण इस विधि को तीन तार विधि कहा जाता है। चित्र के अनुसार एक तार पेंच चूड़ी के एक सिरे पर तथा शेष दो तार पेंच चूड़ी के दूसरे सिरे पर होते हैं। यदि डी ई पिच व्यास, एस तार का व्यास, डी डब्ल्यू तार या बेलन का व्यास, आर डब्ल्यू तार की त्रिज्या, एच तार की पिच से ऊंचाई, थीटा चूड़ी का कोण, एच चूड़ी की गहराई और डी चूड़ी का वायु व्यास हो तो ये एस बराबर डी ई प्लस 2HR प्लस 2HR आर, इन सब फार्मूलों से एस का मान, पिच व्यास का मान ज्ञात हो जाता है और अलग अलग चूड़ियों के लिए ये अलग अलग हो जाता है। अंतः चूड़ी का पिच व्यास मापन। आंतरिक चूड़ी का व्यास ज्ञात करने के लिए क्षैतिज तुलनित्र प्रयुक्त किया जाता है। इसमें दो वी आकार के जबड़े लगे होते हैं। वी जबड़ों का आंतरिक कोण मापी जाने वाली कार्यखंड की चूड़ी के समान होता है। वी जबड़ों का आंतरिक कोण मापे जाने वाले कार्यखंड की चूड़ी के कोण के समान होता है। दोनों वी जबड़ों को क्लैंप तथा होल्डर की सहायता से सेट किए गए स्लिप गेज द्वारा निश्चित दूरी पर समायोजित कर लिया जाता है। एक वी जबड़ा दूसरे वी जबड़े से चूड़ी की पिच की हाफ ऊंचाई पर स्थित होता है। यदि स्मॉल पी चूड़ी की पिच, थीटा फ्लैंक कोण, एच दोनों जबड़ों की गहराई, वी जबड़ों का नियतांक A0 तथा एस स्लिप गेज ब्लॉक की माप है, तो ये फार्मूला आता है E बराबर S प्लस 2B माइनस P/2 कॉट थीटा।
तो ये था चौड़ी पिच का मापन। इसके आगे बाद में होगा।